खबर है। मैं खुश आमदेद, मेरे साथ आरमीन भट्ट साहब, तैयार मेरे साथ मैं हूँ सईद काजी। नाजरीन, हुकूमत और शहबाज शरीफ में क्या कुछ मामलात जो है बर्फ़ पिघलने लगी है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने अपनी पिटीशन वापस ले ली है, जबकि सरकार ने अपनी पिटीशन जो है वो वापस ले ली है सुप्रीम कोर्ट से। क्या मामलात है, बात करेंगे। पीपल्स पार्टी पर क्यों हाथ नरम रख रही है नैब? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से सवाल उठा दिए हैं, इन सवालों के जवाब क्या हैं नैब के पास, मगर वो सवालात ख़ास तौर पर हम ज़ेर बहस लाएंगे क्योंकि वो बड़े पर्टिनेंट हैं। वज़ीर-ए-आज़म को 2023 के बाद भी हुकूमत बनाने का यकीन है, बहरहाल शायद जो उनका गुमान है या हकीकत, इस पर भी बात करेंगे। और 5800 अरब से ज़ायद के टैक्सेस की वसूली कैसे होगी, जबकि पीछे भी हमारे पास कुछ 700 अरब से ज़्यादा की शॉर्टफॉल है, तो क्या फिर बहुत से मिनी बजट भी आते रहेंगे, इस पर बात करेंगे। मगर पहले बड़ी साहब ये बात कि क्या हुकूमत और शहबाज शरीफ जो है उन्होंने उधर से पिटीशन वापस ले ली, इन्होंने इधर से वापस ले ली, हुकूमत कहती है चूँकि उनका नाम तो ECL पे अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जस्टिस एजाजुल एहसन और सजाद अली शाह हैरान हो गए कि पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से इंसाफ हुआ, इतनी तेज़ी से इंसाफ हुआ। उन्होंने रजिस्ट्रार साहब से फरमाया, ये बात आप कर रहे हैं उस पिटीशन की जो एक दिन में जिसका लाहौर हाई कोर्ट ने उन्होंने कहा यार माजी में कितने इतने रेफरेंस है कि केस लगाओ, और शहबाज शरीफ साहब और हुकूमत के दरमियान कोई डील नहीं हुई। ये मैं आपको 100% यकीन से कह रहा हूँ। हाँ, बाज़ ताकतवर हलकों ने शहबाज साहब के लिए बहुत नरम रवैया रखना शुरू कर दिया है। इमरान खान साहब, आज भी मेरी उनके नहायत करीबी दोस्त से बात हुई है, जो खान साहब के साथ 3 घंटे कर रहे हैं। उन्होंने कहा खान साहब कहते हैं जो मर्जी हो जाए, बजट पास हो ना हो 24-25, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दूसरी तरफ देखें, जिन्होंने डील देनी होती हो, वरना आज एक मुजरम लंदन ना बैठा होता, उसका नाम मोहतरम नवाज शरीफ है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब और मरियम का बयानिया बहुत ज़्यादा टकराव की सूरत अख्तियार कर चुका है। अब शरीफ को शरीफ से खतरा है, हुकूमत से नहीं खतरा। ताकत के शहबाज शरीफ को यकीन दहानी करा चुके हैं कि आपको मजीद गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मगर इमरान खान साहब बाजिद हैं, तो लिहाजा इमरान खान तो किसी को नरमी नहीं रखेगा। लेकिन NRO होता नहीं, आपके बकौल अंडरस्टैंडिंग खासी हद तक आगे जा रही है, जिसकी परवेज़ रशीद को बड़ी तकलीफ है। अच्छा, वो उसमें बाद में आता हूँ। भट्ट साहब, कुछ जो आज समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब के केस के हवाले से, मैं कुछ चीज़ें आपसे, आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवालात पूछे और उनमें एक सवाल था अदालत का, क्या शहबाज शरीफ का केस सिस्टम के तहत मुकर्रर हुआ या ख़ास तौर पर समाअत हुई? अदालत ने पूछा। ये जो लाहौर में उनकी ज़मानत का केस था, दरख्वास्त एतराज़ के लिए मुकर्रर हुई थी रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट। जुम्मा को 9:30 पर एतराज़ लगा और 11:30 पर केस की समाअत हुई। रजिस्ट्रार ने यानी इन्फॉर्म किया मौजूदा अदालत को। हुकूमती वकील को हदायत के लिए महज 30 मिनट का वक्त दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने पूछा, एक साल में कितने मुकदमात की समाअत जुम्मा को 12 बजे हुई? ये सवाल पूछा जस्टिस एजाजुल एहसन ने। हाई कोर्ट ने यह भी नहीं पूछा कि शहबाज शरीफ का नाम किस लिस्ट में है। ये रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट ने। क्या इस तरह का अमूमी हुक्म जारी हो सकता है जैसा लाहौर हाई कोर्ट ने किया? ये भी उनका रिमार्क्स थे। शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता, ये भी अदालत उज़्मा ने कहा। हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त वापस लिए जाने पर अदालत उज़्मा ने केस तो निपटा दिया, मगर कुछ उन्होंने बुनियादी सवाल उठा दिए हैं। मलिक साहब, आप इस पर कुछ बात करें? कादी साहब, आप इधर से इंसाफ लेके दिखाएं। मैंने कहा ना, मीडिया लॉजिक के खिलाफ एक है कि इंटरनेशनल अलर्ट किया जाए सलमान दानिश पे, उसका स्टे है। और ये रिलीफ एतजाज़ एहसन साहब ठीक फरमाते हैं, बाद लोगों के लाडले रहे हैं और हैं। नहीं, अगर ऐसी मिसाल हमने कह रही, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, लेकिन अगर किसी को इतनी तेज़ी से इंसाफ मिल गया है तो ये रवायत बाकी को भी फॉलो करनी चाहिए। गाय साहब देखें, एक शहरी की तो बात हम 70-72 साल से पाकिस्तानी करते हैं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है मेरे ख्याल से। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन उठाए हैं, ये आप पे, ये मेरे पे उठाए नहीं, उन्होंने हाई कोर्ट पे उठाए हैं, तो इसका मतलब है कि मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खास्ता कोई जजेस के खिलाफ बात करो। आपके अदालती निज़ाम में गैप्स हैं, खामियां हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो ठीक होनी चाहिए। इसमें तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा क्या बात है? तो इसका मतलब एक जो ज़्यादा अहम बात है कि एक बात साबित होगी कि इस मुल्क में पार्लियामेंट हो रही है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दी तो वेयर इज़ द पार्लियामेंट? आप
आपका पार्लिमान सिस्टम सो रहा है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपकी हाई कोर्ट्स में ये खामी है, तो किसने ठीक करनी है? हमारे सियासतदानों ने, हमारे MNA ने। भाई जुडिशियल एक्टिविज्म का दौर है भाईजान, तो फिर यहाँ पर तो ठेका देते हुए लोग डरते हैं भाई कोई कल तलबी ना हो जाए। कादी साहब, मैं नहायत अदब एहतराम से, नहायत काबिल एहतराम है जस्टिस अतरमन एला साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्हें वकला ने 4 घंटे कैद रखा, यरगमाल पर रखा। चले उन मुलजमान कहाँ हैं वो, कोई पता नहीं। फिर आप नहायत एहतराम से कादी साहब मत हमारे जख्म टटोला करें। इस मुल्क में इंसाफ कुछ लोग कहते हैं छीनना पड़ता है, मांगे से नहीं। एक बड़ी और बचगाना सी बात हो रही है जिसकी मैं बात करूँ, मिसाल के तौर पे कल बड़ी अहम खबर दी इन्होंने कि ये मीटिंग क्या हुई उसकी जो नवाज शरीफ के जूम पे जो हुई है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि 2 बच्चे लड़ पड़े हैं, बड्डी साहब उनकी कुटी हो गई है, नहीं बच्चे अच्छे हो जाओ और तुम आज से दोस्त बन जाओ, नहीं एस्टैब्लिशमेंट से हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। ऐसे हमारी सियासत नहीं चल सकती। ये ऐसे हुकूमती निज़ाम चलते हैं। ये जो पिछले 5 साल से केस चोर पैसे, ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये था, नहीं अब ये गुडी हो जाएगा क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट मान जाएगी। क्या ये एस्टैब्लिशमेंट पे इल्जाम लगा रहे हैं या हमारे निज़ाम इंसाफ का मजाक उड़ाया गया है? ये दोनों चीज़ें ही हो रही हैं नहायत अदब एहतराम से। आप जानते हैं पिछले 40 सालों में जो लूट मार हुई है, और ये दोनों जमातें पीपल्स पार्टी नून पे इल्जाम लगाती रही है, नून पीपल्स पार्टी में मेरा, और ये वाहिद सच है जो बोलते हैं एक दूसरे ये सिरे महल का मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मेफिल ब्लड मैंने नहीं लगाया, केस भी आपने नहीं किया, केस भी मैंने नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन भी मैंने नहीं की। मुझे बता दें शरीफ फैमिली का कौन बंदा अंदर है? कोई भी नहीं बताए ना। अगर अरबों रखा है, जरदारी फैमिली का कौन सा अंदर है? तो फिर सिर्फ बेचारे खुर्शीद शाह और ख्वाजा आसिफ। यार क्या करते हो, खुदा रसूल का वास्ता है। जो हाक में वक़्त है, जिनकी 3-3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, 3-3 दफ़ा सदर मुल्क रहे हैं, उन पे आप खरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केस, बेनामी अकाउंट है। बट साहब फिर मैं बीच में बोल, ये मफाहमत क्या है? मनी इन्वॉल्व, मेरी आपकी इनकी इस मुल्क के अवाम की रकम इन्वॉल्व है जिस पे सवालिया निशान पाकिस्तान के इदारों ने डाला है कि इन्होंने खाए हैं। अब मफाहमत क्या है? आपस में अदा करना है? व्हाट डू यू मीन? या पहले आप झूठ बोलते रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? मलक साहब से पूछे, जब तक मफाहमत होती रहेगी, हाँ, गरीब नीलाम होता रहेगा, गरीब मकरूज होता रहेगा, अपाहज हो जाएगा। ये मफाहमत ही करप्शन को फरोग देने का असल सबब है। भाई एक चोर है तो चोर को सजा दो, मुफाहमत किस चीज? या एक शरीफ आदमी को तुम चोर कह रहे थे तो तुम्हें अंदर करें, या उस माफी मांगो। देखिए, एक बेगुनाह पे भी गलत इल्जाम नहीं लगना चाहिए, लेकिन एक गुनाहगार भी नहीं बचना चाहिए। लेकिन जब आपके ये ताकतवर, आपका गुनहगार है, अरबों रुपए खा गया, लेकिन मेरे साथ सेट हो गया तो उसे क्लीन चिट, आपके साथ सेट हो गया, मेरे मुखालफ है तो उसको गोली मार। मलिक साहब, नॉट अ मॉकरी ऑफ जस्ट योर इन्वेस्टिगेशन, जस्ट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, मुफाहमत का सीधा मतलब है कि आपने रियासत बनाई, आप सब ने टैक्स इकट्ठा किया, मुख्तसर सी बात है। एक पॉलिटिशियन है, उसने रूल्स बनाने हैं, कवानीन बनाने हैं, और एक ब्यूरोक्रेसी है जिसने अमल करना है। मुफाहमत का मतलब है भाई मेरा हिस्सा, अवाम को माइनस करो। आप ये रिंग रोड की क्या लड़ाई है? उसमें यहाँ नाम आ रहे हैं वज़रा के, यहाँ ब्यूरोक्रेटों के। तो बेसिकली मुफाहमत क्या है कि हमारी सब की सियासी जमातों की मुफाहमत हो जाए, अपोजिशन की हुकूमत से मुफाहमत हो जाए। खादा पीता खत्म, अगो जड़ा खावांगे। मुफाहमत का मतलब है कि अवाम के पैसे हमने छीन लिए, हमने खाने। अगला सवाल, अब वो किससे राब्ते में है इस मफाहमत के ज़िमन में? इस रकम को हजम करने के जो हाजमूला खाना है इन्होंने, इसके बाद वो किससे राब्ते में? भाई उनसे गलतफहमी हो गई है। एक मुस्लिम लीग नून को ये गलतफहमी हो गई थी कि हम बहुत बड़ी ना पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे पीछे अवाम का एक समंदर है, पाकिस्तान के लोग हैं, उसमें मैं भी शामिल था, मेरा भी ख्याल था कि लोग इकट्ठे कर लेंगे। अब नवाज शरीफ को मैंने कल भी आपको बताया कि वो रियलिस्टिक आ गए हैं। रियलिस्टिक होने का मतलब है, ये जो भट्टी साहब से मेरा डिसएग्रीमेंट है कि जी मरीम और शहबाज की अलग अलग लाइनें, कोई लाइनें नहीं है। नवाज शरीफ ने 2 रखी हैं ताकतें कि अब अगर ज़रूरत है ऐसे बॉलर की जो तेज़ हो, मुंह पे गेंद मारे, तो मरीम को आगे कर दिया, और जब लगे कि नहीं अब ऐसा बॉलर चाहिए जो टिप कराए, तो ये शहबाज को गेंद दे दी। सीधी बात। मैच फिक्सिंग का बॉलर इनमें कौन सा है? दोनों एक ही काम करते हैं। मैं नहायत एहतराम से कह रहा हूँ, इस घर को आग लग रही है घर ही के चिराग से, इसे बाहर कोई नहीं जला रहा। कादी सब, जब भी आप कोई भी डकैत है, वो सियासतदान है, आम आदमी, अफसर है, ब्यूरोक्रेट, कुछ भी है, उसके साथ सौदेबाजी करेंगे तो आप उससे बड़े मुल्ज़म होंगे। यही मुफाहमत है यहाँ पे। इस लूट मार का नाम आपने मुफाहमत रखा, लुटेरों को बचाने का नाम मुफाहमत रखा है।
अगर मुफाहमत तो लाना तो ऐसी मुफाहमत पे ये मुफाहमत नहीं कि है। जो गरीब का माल लूटने वाला खरबों रुपए का इनके पास बजट होता है, मेरे अवाम के पैसे खा गए और आपसे डील करके बच के निकल जाए। व्हाट इज तो दिस? ये जो मुबैना मफाहमत है, वैसे मुबैना मफाहमत के सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब कहाँ राब्ते की कोशिश कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ऑन बोर्ड हैं और बहुत करीब पहुँच चुके हैं, बहुत करीब पहुँच चुके हैं। इमरान खान साहब स्टैंड ना लेते जब इनका नाम लाहौर हाई कोर्ट से ECL से निकालने का कहा गया था, जुमे का, जो अमूमन जुमे को ऐसे किस्म के केस नहीं सुनते, तो शहबाज शरीफ बाहर होते, वो तो इमरान खान है। क्या वो बगैर मुफाहमत के निकले थे? मुझे बताए। आसफ अली जरदारी पर सैकड़ों केस हैं, दर्जनों केस हैं। उसकी भी आज उन्होंने कहा, मैं बाद में सुनाऊंगा। वो आराम से जमानत करके चले गए हैं घर में। आप कह रहे हैं 40 साल से लूट मार हुई है। मलक साहब, आपसे एक सवाल, पीपल्स पार्टी की 13 साल से हुकूमत है, नहायत काबिल एहतराम की। बिलावल भुट्टो की आजकल CI से बड़ी गपशप है, आगे मैं पूरा लफ्ज़ नहीं कहूँगा, ये डोरें बहुत बेल रही हैं। 13 सालों में, इसका मतलब सिंध में एक करप्शन नहीं हुई इस हुकूमत ने 13 सालों का कोई केस नहीं किया। छोटी सी बात बताने लगो, आज की खबर है, 3 अरब रुपया कराची में सिर्फ नाजायज़ पार्किंग से लूटा जाता है। 3 अरब रुपया, 1 करोड़ रुपया रोज़ पंजाब। कराची मेरा शहर है ना, मेरे शहरी, मैं शहरियों की आपको बात बता रहा हूँ, बाकी तो आप छोड़ दें। लोड शेडिंग का मैं रोना नहीं रो रहा, बाकी कराची का मसला नहीं। आप किसकी बात कर रहे हैं? कराची, भट्टी साहब, सॉरी, 60s में दुनिया की डार्लिंग जो शहर थे ना, उसमें शामिल साहब देखिए, आज आप लूटने की तो खबरें हमने हमेशा दी। मुझे तो बरामदगी की बताएं, बड़े डाकू से बड़े बरामदगी है, छोटों से बरामदगी। मुझे लगता है मफाहमत का मतलब है जिन्होंने मफाहमत देनी है या वंडन लगना आपस में या तकसीम करने लगे माल, इसको छोड़े। मुफाहमत का आसान लफ्जों में मतलब बता रहा हूँ, जलालत, क्योंकि नहीं जलालत है। देखें, जब किसी भी लुटेरे को आप मुफाहमत का नाम दे के रिलीफ देंगे तो वो जलालत करेगा। मतलब वंड खाइए तो खंड खाइए। उज़ैर बलोच 5-6 दिन हो गए, कोई केस उनका माफ नहीं हुआ, को 25 तो हो गया, ये भी मुफाहमत होती है। अच्छा, अब ये जी, अच्छा, अंदर अब जो है, अंदर जो रीथिंकिंग हुई है, ये जो अब एहसास हुआ है कि हमारी जो कन्फ्रंटेशन है उससे हमें कुछ नहीं मिला। और आपने जो खबर दी कि जितने इलेक्टेबल्स हैं, उन्होंने कहा भाई इलेक्टेबल्स ये है कि पैसा भी लगता है मगर थाना कचहरी भी चलता है, क्यों साढ़े बेड़े गर्क करने जे। परवेज़ रशीद साहब माशाल्लाह हम सलाम पेश करते हैं। अब अंदर धड़े क्या सोच रहे हैं और लॉबिंग में बैलेंस ऑफ पावर क्या है दोनों धड़ों के दरमियान? देखें, एक ज़माना था जब नवाज शरीफ वाकई डोमिनेट कर रहा था कि भाई लड़ पड़ो, घर पड़ो, मैं गुजरांवाले में उसका भी नाम ले लूँगा, उसका भी नाम ले लूँगा, जानने दे देंगे। अब आ गई है रियलिटी। नवाज शरीफ को आप अगर समझते हैं कि वो बड़ा जज्बाती आदमी नहीं, वो बड़ा कैलकुलेटेड है। अब नवाज शरीफ ने आराम से, मैंने कल भी आपको बताया, उसने अपने लीडर से कहा भी हमें भूल जाओ कि मैं तुम्हारा कायद हूँ, ये शहबाज तुम्हारा सदर है, तुम अपनी दिल की बात करो। अब मेरा ख्याल है कि वो कॉन्शियसली एक कंसेंसस क्रिएट कर रहे हैं इलेक्टेबल्स का कि भी हमने जाना है अगले वोट पे। मैंने तीसरा दिन है इस प्रोग्राम में, मैं एक बात कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून में एक दड़े ने ये बहस बड़ी शदीद कर दी है कि ये अपोजिशन की पार्टी नहीं है, अगर इसको अगले 5 साल हिस्सा ना मिला तो हम मर जाएंगे। ये स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ। लिहाजा नवाज शरीफ के लिए अब मसला ये है कि पॉलिटिकली डेथ लेनी है कि वापस। आप मुझे बताएं, आपने ये जो इतनी बड़ी आपने बात कह दी है, मुझे ये बताएं कि उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ पावर में जिंदा रह सकते हैं। जिंदा रह सकते हैं। पार्टी है तो पार्टी फूटी तो कौन सी वाली है? पीपल्स पार्टी है। नहीं, पहले इसकी बताएं। हाँ, मुझे बता दें, चले छोड़ें, मैं आप खुल के बात, मुझे आप एक वोट बैंक है, काजी साहब ईमानदारी की बात है, मुझे आप एक पॉलिटिकल पार्टी बता दें जो जिसकी पावर बेस पासन के लोग हैं, आप दोनों बता दें। चलिए छोड़ें, इसमें PTI भी शामिल कर। मैं इस वक्त तो अंडर डिस्कशन ये है ना कि PTI तो चंद दो दहियों पहले बनी नहीं, सारी पार्टी बनी जनाब ज़िया-उल हक साहब ने बनवाई थी और पीपल्स पार्टी तारीख के अमल में बनी थी। ये अपनी जगह बात दुरुस्त। किधर गई फिर वो? जाहिर है उसको उन्होंने नजरियाती इनराफ किया। तो मगर इसका मतलब ये है कि भट्टी साहब, इनके कहने का मतलब ये है कि ये सारा काम रियासती वसाइल पर बैठ के ये सियासत कर रहे थे और माल बना रहे थे। कादी साहब, इसका मतलब तो यही हुआ ना। मैं माफी चाहता हूँ मलक साहब की इज्जत में आपकी। ये कब्जा ग्रुप की लड़ाई है, हुकूमत पे कब्जा कैसे करना है। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने कहा भाई मेरी राय मैटर नहीं करती, आप बताएं। सरताज अजीज को प्रेसिडेंट बनाना था, इन्होंने वो भल्ले वाले का क्या नाम है यार, भल्ले वाले के मोहतरम हमारे जो सदर हैं, ममनून साहब, ये 5 मुस्लिम लीग के बंदों ने मुझे बात कन्फर्म की है। नवाज शरीफ साहब आए, सरताज अजीज को कह दिया, उन्होंने कहा यार बताएं
कि प्रेसिडेंट किसको होना चाहिए, उन्होंने कहा जी सरताज जी, सरताज जी, सरताज। 19 लोगों को पूछा, बाद में कहते अच्छा फिर फैसला हो गया ना, ममनून सैर सदर होगा। यार काजी साहब, आप मुझे ये कह रहे हैं अब लड़ाई क्या है? लड़ाई ये नहीं है बयानिया तो दफन कर दिया कौम ने। अगली सदारत, आज राना सनाउल्लाह ने उसी मीटिंग में कहा है कि मरियम को कोई बड़ा ओहदा दिया जाए, नाइब सदर है वो। पार्टी में 2 अहम ओहदे होते हैं, एक सदर, वो शहबाज शरीफ साहब है, अब दूसरा ओहदा यहाँ सदर पे नजर है उनकी, यहाँ सेक्रेटरी जनरल। क्या दोनों ओहदे चाचा भतीजी ने रखने हैं? ये सियासत है? अगर आपकी ये सियासत है तो फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो उसको फिर पाकिस्तान चाचा भतीजी पार्टी नाम नहीं, वो ये उनका कहना है, मेरा नहीं है। अच्छा, ये लड़ाई है कि अगली शहबाज नवाज शरीफ साहब, पार्टी की अक्सरियत चाहती है हमजा संभाले क्योंकि वो मुफाहमत से चलते हैं, लेकिन नवाज शरीफ की मैं आज भी कह रहा हूँ जिद है कि पार्टी की सदारत मैंने शहबाज की बजाय मरियम नवाज साहबा को देनी है। पार्टी साहब ये जिसको मर्जी सदारत दे रहे हैं, जो बात इन्होंने की है ना, मैं अब खुर्शीद शाह साहब वाली स्टोरी पे जाऊँ, उन्होंने बात की है, इन हालात में और इस कैफियत में कोई भी आ जाए, ये इलेक्टेबल की पार्टी है जो रियासत से भीख में इक़्तिदार लेगी और अपने फिदवियाना तौर पर चलती रहती तो चलती रहती। परवेज़ रशीद साहब ने पुठेरा लाता। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद शाह साहब की दरख्वास्त ज़मानत पर आज कुछ समाअत की है। उनका कहना था केस में कुल 144 गवाह हैं, 7 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं, जबकि 5 पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है। नैब का कहना था। अदालत का खुर्शीद शाह के बेटे फ़रूख शाह और वकील की अदम हाजिरी पर इज़हार नाराज़गी भी हुआ। नैब ने मुल्ज़मान की हाजिरी यकीनी बनाने की दरख्वास्त अभी तक क्यों नहीं दी, जस्टिस तारिक साहब ने कहा। और खुर्शीद शाह के खिलाफ पहले भी इंक्वायरी हुई, कुछ नहीं निकला। वकील मखदूम अली खान। नैब ने खुर्शीद शाह के असासों की मालियत भी कई गुना बढ़ा के पेश की, वकील का कहना था। नैब की गैर जानबदारी तो सब जानते हैं, मुखालफिन को केसेस में फंसाया जाता है, जस्टिस तारक। नैब एक मुकदमात में ज़मानत सिर्फ हार्डशिप असूलों पर ही हो सकती है। और एक कमेंट जो शायद इसमें शामिल नहीं है वो भी था, और वो ये था कि यार वाई आर यू गोइंग सो स्लो ऑन केसेस अगेंस्ट PPP। काजी साहब, मैं इस प्रोग्राम में 8-10 महीने पहले कह चुका था पीपल्स पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। यहाँ तो आपको भी कोई बड़ा आदमी कहे तो समझ आता है। मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जरदारी साहब की रिहाई भी इसी नज़र में है, केस ना होना भी इसी नज़र में है। आपके मुताबिक अंडरस्टैंडिंग 100% हो चुकी है, होनी लफ्ज़ नहीं है मैं कह रहा हूँ। खुर्शीद शाह साहब ऐसे ही नैब ने केस बना दिया, वो मेहनती आदमी है, अंत तक मेहनत करते हैं, मीटर रीडर हैं। गर्मी में आपको जाके लोगों के घरों के बाहर मीटर रीडिंग लेनी पड़े ना, इतनी दूर से पड़ा भी नहीं जाता। भट्टी साहब वो भी सखर की गर्मी, सखर में जाए ना। एक तो बता यार, इतने अरसे से अंदर डाला हुआ है, कोई केस कोई मसबूत कोई गल बंदे में रखे अंदर। अच्छा अंदर ऐसे रखे, मैं दसा आपको 120 अदालतें बनानी थी, किसने बनानी थी? हुकूमत ने। कहाँ बनाई है? कोई नहीं। लाहौर में नैब के केस कितने हैं टोटल, उसको काउंटिंग करें, और अदालतें कितनी हैं। ओ भाई, ये वकील एक केस को इतना लेंथी कर देते हैं कि आप सोच नहीं सकते। अब ये जज साहबान जो आपने फरमाया अभी, ये यही कह रहे थे ना, कभी मुल्ज़म नहीं आता, कभी मुद्दई का वकील नहीं आता। मुझे याद है पीरजादा साहब, उन्होंने एक हफीज़ पीरजादा साहब, उन्होंने कहा कि यार ये केस आप जीत तो नहीं सकते, लेकिन इसको मैं 3 साल लमका दूंगा, यानी लटका दूंगा, लंबा कर देगा। और यार ये बात सुने, हर बंदा खुश नसीब शहबाज शरीफ नहीं है, एक ही दिन बेल लगे, एक दिन ही ऑब्जेक्शन रिमूव, हर बंदा नवाज शरीफ नहीं है। एक और बड़ी कि सजा सुप्रीम कोर्ट से होने के बावजूद हाई को नैब से और बाहर चले जाए, हम कीड़े मकोड़े हैं। दुरुस्त फरमाया। एक दूसरी ऑब्जर्वेशन है, वो भी आपने कमेंट किया, मैं उसको रिलेट करना चाह रहा हूँ। पहले तो बात ये है कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ये फर्स्ट टाइम नैब पे नहीं हमलावर हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड है कि ये गैर जानबदार नहीं प्रूफ अपने आप को कर सके। ये बड़ी सीरियस बात है। इंसाफ में अगर गैर जानबदारी नहीं आएगी तो इंसाफ नहीं होगा। आज जो उनको बात की है वो देखें सर, वो पकड़ने वाली। उन्होंने कहा जी आप यहाँ पे भी पसंद के आपके केसेस हैं, जो आपके मुखालफ हैं वो चले जाते हैं नैब में, जो आपके मुखालफ नहीं वो चले जाते हैं एंटी करप्शन। इसका क्या मतलब है? आपने पहले भी ये बात की। ये 100% है। ये रिंग रोड का केस उसकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मैंने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान देखे वो ऑनरेबल है, उन्होंने दरअसल एविडेंस पे फैसला करना होता है, वो तो कर सकते हैं। एंटी करप्शन को क्यों दे देते हैं? यही सवाल है ना। एंटी करप्शन सूबों के मुताबिक उसका डीजी आप आधे मिनट में बदल सकते हैं, रख सकते हैं, जिसको आपने। अच्छा
पप्पू को क्लीन चिट मिल गई, पप्पू गया दुबई, बल्ले भाई बल्ले। पप्पू ने आज आना था वापस, उसको मैसेज गया है कि पप्पू ने दुबई में एक जश्न किया आज पार्टी का। वो तो फैमिली से मिलने गया वहाँ पे, फैमिली उनकी लंदन है, फॉर यूर वो वहाँ से लंदन ही जाना। अच्छा चलो वो ठीक है। पप्पू को मैसेज मिला है कि पप्पू तू बड़ा अच्छा नोना काका है, क्योंकि पप्पू ने धमकी दी थी अहम तरीन, एक व्हाट्सएप किया था, अगर मेरे खिलाफ नैब में केस गया तो पप्पू को मैसेज गया है दुबई, उसके बजट के बाद आपको क्लीन चिट मिल जाएगी, लेकिन आप रिलैक्स होकर वापस आए, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो जब ऐसे आप करेंगे, पप्पू की तो शोएब अख्तर दुनिया के तेज तरीन बॉलर है, उससे आजकल प्यार मोहब्बत मुझे नहीं पता लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। मैंने कहा पप्पू को क्लीन चिट दे दी है एंटी करप्शन ने, मैसेज पहुंच गया है। तो शाह साहब की जो कोई तलक नहीं निकला उससे, रिंग रोड की जमीनों से, वो सिर्फ 2-4 अरब रुपए है यार। वो देखें, अगर आप मेरे दोस्त हैं, मेरे बुरे वक़्त के साथी हैं या मुझे खुश करने के साथी हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है यार। जेलों में 55-60 हज़ार लोग भी तो हैं ना, एक बंदा ना भी जाएगा। आप भी ना इस तरह ना करें कादी साहब, माफ़ी। मगर भट्टी साहब इस तरह खबरें भी आ रही हैं कि जो वज़ीर हवाबाजी उन पर शायद बजट के बाद कोई चढ़ाई हुई है। चले ब्रेक। रोड के केस में और हबीर हवाबाजी गुलाम सर्कल पर एविडेंस आ गया, लेकिन हुक्म आया है पप्पू के लिए सॉफ्ट कॉर्नर करो। दोस्ती तो दोस्ती होती है ना। अच्छा चलें, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, और ब्रेक से जब आगे तो देखेंगे वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि 2023 के बाद भी हम PTI की हुकूमत आएगी, और इसके साथ मैशियत कहाँ खड़ी है, क्योंकि बजट की आमद है, तो रिलीफ कहाँ है, मिल रहा है नहीं मिल रहा। हुकूमत के फिगर्स तो बड़े रोज़ी हैं, मगर उनकी ट्रांसलेशन इनटू द वेलफेयर ऑफ द मैसेज हो रही है या नहीं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब, हम इससे क्या और मजीद मतलब निकालें कि वो कह रहे हैं 2023 को मेरी हुकूमत बनेगी, सारे कहते हैं। नवाज शरीफ साहब को तो 7 बजे मैंडेट घर में पहुंचा दिया जाता था। तो अगर अभी उन्होंने ये कह दिया है कि जी मैं दोबारा जीतूंगा, तो उसमें कोई हर्ज है? देखिए 2002 का तो बड़े वो यकीनी तौर पर कह रहे हैं, सुनाए जरा। इंशाल्लाह जो हम मुश्किल वक्त से निकले हैं 5 साल में, तो इंशाल्लाह और अभी अगले साल ये और रफ्तार बढ़ेगी इसकी, और जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेज़ी से ऊपर जाएगा। देखिए ये तो वज़ीर आज़म साहब का कहना है, मैं ऐसा नहीं देख रहा। वज़ीर आज़म नेक नीयत है, ईमानदार हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी मेरे पास एक ग्रेड 21 के अफसर आए हुए थे जो रोना रो रहे थे, खुदा की कसम। देखें अब 21 ग्रेड है, भी रोना रो रहे हैं। नहीं सर, कुछ बंदे ऑनेस्ट तो हैं ना। कादी साहब गुजारिश ये है, 13 की इलेक्शन 18 का इलेक्शन निकाल ले। पीपल्स पार्टी कह रही थी 4 सूबों में हमारी हुकूमत होगी, वफाक में नून भी यही कह रही थी, PTI भी यही कह रही थी। लेकिन क्या रियलिटी है कि 3 साल में जो आपने वादे किए हैं पूरे कर लिए हैं। अगर अवाम आपके साथ है तो यकीनन होगा। मुझे लग रहा है इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के गिर्द जो हसार है उन्हें हक़ाइक़ से दूर रख रहे हैं। वो अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी मुझे कुछ और नज़र आती है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने जो है कुछ उनकी मुलाकातें भी हुई हैं, और उन्होंने कहा है कि हम ख़तरात से निकल रहे हैं, माफिया ब्लैकमेल कर रहा है मगर हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और कुछ अचानक मुलाकातें भी हुई हैं, और कुछ जो मैक्रो इकनॉमिक फिगर्स भी ठीक हुए हैं। ये मैं आपको बता, इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे आवाम को रिलीफ पहुंचा या नहीं पहुंचा, मगर आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं या आपका करंट। अच्छा कादी साहब, ये GDP बेहतर हुआ, मुझे तो इस गोरख धंधे का नहीं था पता। फिर मैं कल एक बड़े साहिब इलम के पास मिला हूँ जो बड़ा इकानमी का एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा ये सच है। लेकिन मलक साहब 3 साल से ये फरमा रहे हैं मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नहायत जेन्युइन आदमी, अच्छे आदमी हैं, माफिया को नहीं छोड़ूंगा। कितने माफियों को सदा हुई मुझे ये बताएं। 3 साल का मतलब है 36 महीने, बाकी रह गए 24 महीने। यार साहब उन्होंने कहा था माफिया नहीं छोड़ूंगा, नवाशी को जेल से उन्होंने छोड़ दिया, जरदारी भी जेल में था, फरियाल बीबी भी जेल में थी, सारे जेल में से उन्होंने छोड़ दी। तो अच्छा कादी साहब ये बताए, माफिया कोई सरकारी अफसर आला या सरकारी ब्यूरोक्रेट बड़ा, कौन कौन सा इस वक्त अंदर है? भट्टी साहब, आपको मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस मैशियत के लीवर्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर के पास हैं। प्राइवेट सेक्टर ही मालिक है आपकी दोनों ऐवानों की, उन्हीं के जो कार्टल्स हैं उनके नुमाइंदे। सवाल सादा कर देता हूँ ना ताकि लोगों को समझने में हो।
वज़ीर आज़म ठीक कह रहे हैं, जब ये मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जाएगा, जब तक माफिया का खात्मा ना हो, वो शुगर हो, कब्ज़ा माफिया हो, मनी लॉन्डर हो, करप्ट माफिया कोई भी हो। लेकिन मेरी सबमिशन है, आपने कौन सी ऐसी एक्टिविटी देखी है जिससे माफिया ने तोबा कानों को हाथ लगाया? मैंने इतनी एक्टिविटी देखी है कि यूं ये बढ़े हैं माफिया की तरफ, रिपोर्टें आई हैं तो साथ ही पता चला कि आपके नीचे से रग खींच लेंगे हम, क्योंकि आपके इलेक्शन तो हम फंड करते हैं। 13-35 बंदे जो हैं वो उसके पास। थोड़ा सा टाइम आपने मुझे हाँ वो भी बोले। मैं माफिया की आप बात कर रहे हैं, 3 साल की बात कर लेते हैं भट्टी साहब के सवाल को। जो अब जब माफिया को ख़त्म करने आए थे, मैं कोई पर्सनल नहीं हो रहा, 35 रुपये की गंदम थी 3 साल पहले, माफिया के आने से बनने से को 30 की होनी चाहिए थी ना, चले 35 की रहेगी, वो होगी 75 की। अब चीनी पे आते हैं, 55 से होगी 110 की, बिजली 10-11 से होगी। ये कोई मैं नवाशी से कंपैरिजन नहीं कर रहा, इसको इस तरह पराहे में ले, वो 22-23 पे आ गई। आगे चलते हैं गंदम और कॉटन आपकी कम पैदा हुई है। मैं 3 साल का कंपैरिजन कर रहा हूँ, $2 बिलियन आपको चाहिए कॉटन खरीदने के लिए। जवाब दूं? नहीं आप जरूर दें, जो आप थोड़ा सा मेरा नुक्ता नजर ले लें। आपने 1 करोड़ नौकरियां मुझे देनी थी, आपने 50 लाख घर बनाने थे। मुझे कोई बता दें, आप दोनों सीनियर लोग हैं, अगर किसी हुकूमत ने 5 साल में 1 करोड़ मकान बनाने थे, 3 साल में कितने बनते हैं? 60 लाख किधर? अब आप जहाँ पर आप इनके निज़ाम में रिफॉर्मिज्म करते हैं, मैं आपको वेनेजुएला की मिसाल देता हूँ। ये चीनी अंदर कर देते हैं, चीनी गवर्नमेंट के पास नहीं है, और सवेरे आके कहते हैं चीनी महंगी हो गई है। ये गंदम महंगी कर देते हैं, ये बताने के लिए ये नाअहल आदमी आ गया क्योंकि इसने चोर की तरफ इशारा किया है और चोर के मुंह से नकाब उतारा है, तो ये सारे इसके खिलाफ। ये डॉलर उठा लेते हैं मार्केट से, अगले दिन पता चलता है डॉलर आसमान पे रिजाइन कर दे, और यार रिजाइन कर दे, उसका जाती मसला। मैं आपको बता रहा हूँ कि द माफियाज दैट वी डिफेंड, वो हुकूमतों को फेल कैसे करते हैं। वेनेजुएला में मेरे उस्ताद एलन वुड्स ने उसको कहा था, वेनेजुएला में बड़ी मारे जो। अच्छा कादी साहब 2 मिनट, वेनेजुएला छोड़े, इसी जमीन पे है। वेनेजुएला छोड़े, इस बकरा ईद पे मैंने करना है लेला। सिर्फ मुझे एक बात का सवाल का जवाब दें, माफिया जितना भी है, जिसको भी है, इसे खत्म करना किसकी जिम्मेदारी है? आप कानून के भी तालिब इल्म है और साहब के भी उस्ताद हैं। पहले तो इस हुकूमत का जो वो है वो स्पोक्स पर्सन नहीं, मैं किसी एक हुकूमत की नहीं गाल कर रहा, पुराने मैं बता रहा हूं कि इमरान खान के फेलियर की क्या वजह है कि इमरान खान ने इन शेरों के मुंह की तरफ हाथ करते आगे, ये जो 40-50 साल से खा रहे हैं, और उनका बी नहीं मारता। बी की में मारे चुके ना सारी शुगर इंडस्ट्री। आई एम जस्ट टेलिंग, आपने वजह पूछी है, मैं वजह ये बता रहा हूं कि इकोनॉमिक लीवर्स उनके पास हैं, वो टन्स ऑफ मनी पे बैठे हुए हैं, वो वारदात करके रात को चीनी की कीमत बढ़ा के पैसे जेब में डाल के सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो फिर नहीं 2 मिनट इमरान चला जाए यार, इट्स नॉट माय यार इमरान खान, हम किसी एक फर्द वाहिद हुक्म की बात ही नहीं कर रहे। इसका मतलब है वज़ीर आज़म कोई भी आए, कुछ भी नहीं है, माफिया तगड़ा रहे, तो फिर इलेक्शन क्यों बुलाते हैं? इकोनॉमिक लीवर यार मेरी बात, अगर आप हुक्मरान का काम सिर्फ प्रोटोकॉल एंजॉय करना है तो मैं इससे इमरान खान जो कर रहा है मैं उसका, मैं इमरान खान की केले की नहीं बात कर रहा। नवाज शरीफ 3 दफा रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि इस मैशत को जो निजी माल बना के अपने घरों में घुसेड़ा है, इस नाजायज कब्जे को अगर वापस नहीं लेता कोई प्राइम मिनिस्टर आके, तो उसको ब्लैकमेल करेंगे, और वो कर रहे हैं। अब डाउन इमरान तपा दियो, उधर तपा दियो, छोड़ दें, आपसे बहस नहीं कर रहा। एक और छोटी सी से रिलेटेड, 790 अरब रुपए आपने कम इकट्ठे करने, आपका टारगेट होता है ना जब आप कितने पैसे अब आप मेरे से ज्यादा समझते हैं इकॉनमी, भट्टी साहब ज्यादा समझते हैं। अब 790 अरब की कमी का मतलब है आपने हर 3 महीने, हर 6 महीने, हर महीने के बाद कभी पेट्रोल महंगा कर देना, कभी बिजली महंगी कर देनी। तो आम आदमी के लिए मुझे बताएं क्या है ये जो फिगर की आपने महीने से कहानी डाली है, मुझे 1 मिनट दे दें। एक नया आपने ड्रामा शुरू कर दिया, इकॉनमी ठीक हो गई सही से, और ये कितनी शर्म की बात है किसी हुकूमत के लिए वो बताए कि $30 बिलियन मेरा मर्द जो पाकिस्तानी हमने मिडिल ईस्ट भेजा है वो हमें मेहनत करके भेज रहा है, हमने इस मुल्क में उसको नौकरी नहीं दी, उसके पैसे से हम पाकिस्तान चला रहे हैं। ये शर्म नहीं है? रोज हम ट्वीट बड़ी शर्म की बात है। केड़ी गवर्नमेंट सी जिसने क्या सी कि तुसी सर पैसे ना भेजो, सारे गलत है। फिर यहाँ नौकरी तो यार इंसाफ की बात करें कि इमरान खान जिस वक्त तक मैशत को बाजियाब नहीं कराता डकैतों से, उसकी सियासत में नहीं जाना है। उन डकैतों को तो मैं भट्टी साहब बैठ के सामने डिफेंड कर रहा था। कादी साहब फिर मेरी सबमिशन है, मेरी सिर्फ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। हम इमरान खान साहब से, मुझे कम से कम ये तवक्को थी ये आके कराची बोर्ड से साफ करेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं इस बात में कायम नहीं, मैं कायम हूं ना। मेरा असेसमेंट गलत साबित हुई, मैं मानूं, मैं क्योंकि किसी के पेरोल पे थोड़ा, लेकिन हाक में वक्त से ही मैं सवाल करूंगा कोई भी हो। हाँ, बताओ आप कह रहे हैं माफिया है तो माफिया आप खत्म करें, मैं नहीं करूंगा। काजी सईद को ये हक नहीं है किसी को जाके गिरेबाज से पकड़े, तू शुगर माफिया है, तू कब्जा माफिया, लड़ाई हो जाएगी, खाना जंगी हो जाएगी। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ,
मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। थोड़ी कल मलिक साहब ने खबर दी, आज उसकी हमने फॉलो अप दिया कि इमरान खान को उसके तमाम MNAs ने यह कहा कि हम हुकूमत के बगैर यहाँ कुछ नहीं कर सकते। उसका मतलब था कि टेसिटली एडमिट किया है कि हम वारदाती हैं, हमने हुकूमत में रह के माल खाना होता है। आपने स्टोरी दी है ना, नवाज शरीफ का उसको कहा कि भाई हम इलेक्टेबल नहीं हो सकते जब तक ये माल न खाएं। इस निज़ाम को जिस वक्त तक इमरान खत्म नहीं करता आप उसको बुरा भला कहते रहे, मगर इसकी वजह कौन है? वो डकैत जो कल तक बैठे होते आज बाहर बैठे हुए हैं। इमरान क्यों वजह है? इमरान को खत्म नहीं कर सका। बी ऑनेस्ट, बी फेयर इन योर एनालिसिस। मैं भी यही अर्ज कर रहा हूं, हम तो जिम्मेदारी है। मेरा मौकफ ये है, मेरा मौकफ और है कि मैं कहता था इमरान खान आएगा तो किसी भी माफिया को नहीं छोड़ेगा। मुझे मेरी एक ख्याल है, ये उनकी अपनी राय है। अल्लाह की कसम आज भी बहुत ईमानदार है, अच्छे अफसर ही नहीं लगाते। आपका IG पंजाब जो लगा है इनाम करीम मोहतरम, उनका एक DAG कैप्टन शुएब था जो चंद पाकिस्तान के उसने लिखा ह्यूमन स्मगलिंग में मुलव्वस है। अभी ये यार आप अच्छे अफसर बड़े अफसर मैं ये कहता हूं IMF से कर्जा लेना। देखो मैं बहस नहीं करना चाहता। मैं अली जैदी के 60 सुनाने से पहले वारदात क्या हो रही है कि ये हुकूमत को फेल करते हैं क्योंकि मैशत इनके कब्जे में है और फिर बंदे छोड़ देते हैं उसके ऊपर। नलायक सी कर दो। हम बताते हैं कि नलायक है और उसकी नलायकी की वजह ये है कि इन डकैतों को हाथ नहीं डाल सका। आज भी मैशत को वही तबाह कर रहे हैं। ये बताएं लोगों को। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास भी कुछ राज हैं, मेरे भी हैं। क्या है वो नूर साहब? थोड़ी सी बात मैं इंटरप्शन कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जैदी साहब ये फरमा रहे हैं कि जहांगीर तरीन तुमने मेरी बातें नहीं बतानी, मैं तुम्हारी नहीं बताऊंगा। ये क्या है? व्हाट इज हिज कैरेक्टर? What is his character? यही तो अगर गलत है तो तुम बताओ, तरीन भी बताया क्यों? भट्टी साहब ये क्या करैक्टर है? तुम मेरी चोरी ना बताओ, मैं तुम्हारी चोरी नहीं बताता। ये गंदी वीडियोस की लाइब्रेरी किसके पास है? शुरू किसने कीता है? मैं मेरी उधर भी बोलो ना। मैं ये गलत है, ये 2 नंबर है, वो गलत नहीं है, वो बानी है इसके, वो इसके बानी है, 2 नंबर के बानी। कहता शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें मालूम है। मुझे वो गंदी वीडियोस किराए पे मिलती है। मोहतरम इमरान खान साहब से मेरी अक्सर मुलाकात रहती थी इलेक्शन से पहले। एक मैंने आपको खबर देनी है, अली जैदी को जहांगीर साहब को प्रोटोकॉल देते हुए देखा। यार बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे। तो अगर जहांगीर तरीन गलत है मान लिया तो कार्रवाई करो यार। आपकी हुकूमत है, हुकूमतें धमकियां नहीं देती, ऐलानात नहीं करती, ढोल नहीं बजाती, कानून पर अमल दरामद कराती हैं। भट्टी साहब, काजी साहब ये बात माने। देखे नवाज शरीफ के दौर में करप्शन हुई, हम आज भी कह रहे हैं जरदारी सब पे हुई। मैं कहता हूँ इमरान खान करप्शन नहीं करते, लेकिन बदकिस्मती है ये लगड़ भगड़ उनको क्या गाइड कर रहे हैं भाई। अगर आपके पास जहांगीर तरीन के कोई ऐसी चीजें हैं जो कानून की वायलेशन हुई है, जो लूटा, तो कहो। ड्यूटी है आपकी, जिम्मेदारी है। अच्छा ब्लैकमेलिंग है ना? अच्छा नहीं, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है कि तू मेरी चोरी है ना। खबर है क्योंकि सिंध से आ रही है तो हमें रोजाना शो भी देखते हैं और उन्होंने कहा है कि जनाब 22 महीनों से स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल में मुकीम है जनाब खुर्शीद शाह साहब। अच्छा मैं आपको खबर सुना दूं क्योंकि एक साहब ने अभी। अच्छा मैं बता दूं, सिंध के कराची के बगैर हमारा पाकिस्तानी नहीं मुकम्मल होता। मेरा चैलेंज है खुर्शीद शाह साहब को, जो डेरा वहाँ लगता है, जो मरात है, इधर किसी 10 लाख तनख्वाह वाले के घर वो मरात दिखा दें तो मैं जो आप कहेंगे चोर की सदा। आप सोच नहीं सकते खुर्शीद शाह को जो प्रोटोकॉल मिलता है। मैं नहीं कुछ बताना चाहता काजी साहब, क्योंकि मैं कितने नाराज। कराची के आम लोगों की मैं जरूरत से बात थोड़ी सी करूं। 8 घंटे एवरेज है लोड शेडिंग की कराची की इस गर्मी में। तो यार मैं खुर्शीद शाह की बात करूं, आप लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं चैलेंज दे रहा हूं कि अगर वो जाके आप उनका रहना सहना, उनका मिलना मिलाना देख लें, आप कहें खुदा का वास्ता है इस मुल्क की 90% आबादी को जेल में डाल दो। जो आम बंदों को 8 घंटे की लोड शेडिंग है कराची में, उनकी भी तो बात करें ना। हम आम बंदों के लिए पाकिस्तान नहीं है। मलक साहब ये मान जाए, मैं खुद सबसे ज्यादा वकील ही इनको हूं, मैं किसी पार्टी का तर्जमान नहीं हूं। अल्लाह की कसम हर दौर में आम आदमी को 4000 रुपए का पानी का टैंकर खरीदता कराची का शहरी। यार फिर मैं अभी बात करूंगा तो आप माइंड करेंगे 30 कमो बेशतर पीपल्स पार्टी की 30-40 साल से हुकूमत है, ऐसे ही है। ठीक है, पानी खरीदो, बिजली 13 साल से है। अब मुझे बताएं, अगर वो कहें कि हम नहीं दे सकते तो फिर मैं किसको इंसाफ के लिए कहूं? जब हुक्मरानों से सवाल करते हैं वो नाराज हो जाते हैं, जब किसी की करप्शन की निशानदेही करते हैं वो नाराज हो जाते हैं। इन्होंने तो साफत ही मुश्किल कर दी है। ब्रेक है और नाज़रीन ब्रेक के बाद हम ये जो ब्रेक से पहले सिर्फ एक रखे, आसफ अली जरदारी और
मोहतरम बिलावल भुट्टो को वही उतना पानी मिलेगा जितना कराची के बाकी शहरियों को मिलता है। अगर 3 दिन में कराची का पानी ठीक ना हो जाए, मुझे कहना नहीं कुछ करे तो सही ना, डू समथिंग। ये है पाकिस्तान की सरहदों में, मगर पाकिस्तान की शहरी नहीं है। ये यहाँ वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ हैं जो यूरोप अमेरिका में भी नहीं मिल सकती उनकी बूढ़ीबाजी को भी। बहरहाल एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो ये बजट से कैसे, जो आपने बजट बैलेंस तो किया है, मगर क्या इसकी ट्रांसलेशन नीचे लोगों तक जाएगी या नहीं? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, जितनी भी रुकावटें आ रही हैं और हम देखते हैं कि हर काम एग्जेक्टिव जो है अदलिया का काम नहीं कर सकती। अदलिया में जो आज रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो भी आपके सामने हैं, मगर इसके बावजूद इमरान खान ने अस्करी क़यादत के सामने कहा है कि जी मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। तो उनका कोई खास विजन है, कोई कानून लाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अब तक तो ज़ाहिर आप भी कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। देखें, मेरी चंद रोज़ कबल मोहतरम इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। वो बहुत ज़्यादा बैरियर हैं इस मुल्क में इंतसाब में। वो कुछ अदालती रिफॉर्म्स भी चाह रहे हैं अदारों की, लेकिन 2/3 मेजोरिटी नहीं है उनके पास। ये होने देंगे जो इस ये में बैठे नहीं होने देंगे। इसका एहसास वज़ीर आज़म को भी है। वो कहते हैं मैं जिसको हाथ डालता हूँ, एक नाराज़ होकर उधर रूसी पुफी की तरह बह जाता, जा तू मैंने हाथ नहीं सी बनाया, दूसरे को पकड़ता हूँ वो कर देता है। लेकिन मेरा एक ख्याल है खान साहब को बोल्ड स्टेप लेने होंगे, क्योंकि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, ये रुकता नहीं है। ये लोग बाद में नहीं पूछेंगे आपकी कितनी अक्सरियत थी। कम से कम चंद लोगों को तो करार वाक़या सजा दे दें और ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसके समरात आम शहरी की ज़िंदगी में बेहतर जाए। इमरान, हाँ मैं आपको ये बात यकीन से कह रहा हूँ, उन पर बैरूनी दबाव भी आया, उन पर अंदरूनी दबाव भी आया। वो NRO पे राज़ी नहीं हो रहे किसी को भी, ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। अब कामयाब हुए नहीं हुए ये यकीनन एक सवाल है। मलिक साहब, अब मैं इस मैशत के आ जाता हूँ। हम थोड़ा सा ना बिल्कुल ही कभी बड़ा पैरोकियल भी हो जाते हैं। हम अपने रीजन को देखें तो हमारे हमसाए में जो है मूवमेंट बहुत बड़ी और बन रही है। जिस तरीके से 47 का सबसे बड़ा रिसेशन 47 हम इंडिया में आ गया। उसके बाद आप ईरान में देखें कि तकरीबन 150 से ज़्यादा स्ट्राइक्स पिछले 1-2 महीने में हो चुके हैं। कहते हैं तनख्वाह दो। नेपाल में गंद पड़ा हुआ है। बांग्लादेश जो इन्होंने मॉडल बनाया हुआ था, वहाँ लोगों को रबड़ की गोलियां मार के इन्होंने खुलना और अंदर भेजा। अगर इस तरह की माशी कंडीशंस में आप लोगों को रखेंगे तो फिर क्या हमारे खुदा न खास्ता हम किधर जाएंगे, या यहाँ के अवाम मार खाते रहेंगे? देखिए काई साहब, ना तो मैं इकोनॉमी का कोई एक्सपर्ट हूँ, मगर सादा सो एक शहरी की चीज़ से 2 चीज़ें मैं निशानदी करूँगा। मैं चाहूँगा आप दोनों भी इस पर बोलें। 2 इशू हैं पाकिस्तान के। अगर आप जो हमारी बिजली तवानाई, जिसमें बिजली गैस ये चीज़ें, इनकी पैदावारी लागत को इस तरह हम नीचे नहीं ना लाते, आम आदमी को रोज़गार नहीं मिलेगा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई कुड बी रॉन्ग। और दूसरा इशू जो सबसे बड़ा है, आज के ज़माने में किस क्वालिटी के हम लोग पैदा कर रहे हैं। मैं सर पकड़ लिया, मैंने पहले भी आपसे कहा कि ठीक है, मुझे पता है 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन सूबों का मसला है। फेडरल हुकूमत ने 5 अरब रुपए रखे हैं तलीम के लिए। 5 अरब की बरांतर रोड में दुकान आती है आजकल। तो जब आप 23 करोड़ की पूरी, इसमें मैं नवाशी को भी शामिल कर रहा हूँ, सरदारी को भी शामिल कर रहा हूँ, मुशर्रफ को भी शामिल कर रहा हूँ। 20 साल से ये मेरे से वादा कर रहे हैं कि UN कहती है कि एजुकेशन पे 4% GDP का लगो, अभी तक हम 2% नहीं गए। मुझे बताएं, जब आप अपने बच्चों को 3 करोड़ बच्चा आपका स्कूल नहीं जा रहा, 7 करोड़ आपका बंदा पेट नहीं अपना पा रहा, आप लोगों को एजुकेशन नहीं दे रहे, वो जो इफेक्टिव प्राइवेट सेक्टर कहाँ है? जो हमने कहा था कि गवर्नमेंट नालायक है, काम नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ साहब ने मेरा स्कूल भी प्राइवेटाइज कर दिया जिसमें मैंने मैटर किया था, और वहाँ 3000 रुपये देने पड़ते हैं, हमें मुफ्त पड़ा था वहाँ पे। तो वो कहाँ है प्राइवेट सेक्टर जिसने मेरे बच्चों को पढ़ाना था? प्राइवेट सेक्टर को तो आपको पता है वो तो प्रॉफिट मोटिव है ना, उसके पीछे तो सर्विस है। आप हैं भोले बादशाह, आम शहरी से तल्लक ही नहीं। प्राइवेट एजुकेशन हेल्थ मनशियात से ज़्यादा पैसा है, मनशियात से, ज़मीनों में मनशियात से ज़्यादा पैसा है। हमारा एक दोस्त आपका बड़ा हमशक्ल था, वो डॉक्टर सब्जा चले गया, एक दिन में 1,80,000 रुपया दे के रोता रहा। और यार लेकिन उसको शुक्र अदा करना चाहिए कि उसको हेल्थ सर्टिफिकेट मिल गया था। अच्छा नहीं कादी साहब, देखे ये हुकूमत को जो आप कह रहे हैं ना, सरकारी एजुकेशन को बेहतर करना होगा, हॉस्पिटल नए बनाने होंगे और वहाँ लोगों के इलाज के पे फोकस करना होगा। विजन कोई नहीं है। ये कहते हैं जनाब कि ये जो कार्ड आए हैं इसके जरिए अस्पतालों का जाल बेचेगा, मैं भी देखूंगा वो कब होता है। मलिक साहब छोटा सा टैक्स के बारे में बात करना चाहता हूं। ये को मेरी को लड़ाई झगड़ा की बात, नवाज शरीफ के ज़माने में जो लास्ट टैक्स हुआ है ना, डॉलर था 105 रुपया 110 का, तो वो बनता था 33 बिलियन US डॉलर जो पाकिस्तान की हुकूमत ने इकट्ठा किया। अब जो कैलकुलेशन है वो 27 बिलियन डॉलर है। यानी कि आपकी इकॉनमी
टाइम बढ़ा है 3 साल में, बजाय आप टैक्स आगे के आप पीछे जा रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया 780 यार अभी खबर चल रही थी मलक साहब में भोले बादशाह, इकानवी तबाह हो गई, इकानवी तबाह हो गई। मिफ्ता इस्माइल जिन्होंने जाके कहा था अहम शख्सियत को अल्लाह का वास्ता है हमारी हुकूमत ना आए, हमने जो इस मुल्क का तबाह किया ना, हमसे नहीं मुल्क चलना। अच्छा सुन लें, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है यार, भट्टी साहब बैठे थे वहां पे, ये भी बताया इनकम में एक मिसाल है, पहले 1 अरब प्रॉफिट था, इस साल 2.5 अरब प्रॉफिट हुआ। और इनकी इकानमी तो ठीक रहती है, आवाम की क्यों होती है? मुझे बताए तो सही, मिफ्ता इस्माइल साहब से पूछे तो सही। एक तरफ कह रहे मुल्क की माशी हालत तबाह हो गई, मैंने मान लिया, तुम्हारी माशी हालत कैसे बेहतर हो गई? आप इसका जवाब दें। सवाल तो ये है ना मलिक साहब कि जब एक मेशत में निजी मिल्कियत, निजी मेशतें भी चल रही हैं और सरकारी भी चल रही है, सरकारी का बेड़ा क्यों? अच्छा, आम आदमी बेचारे के लिए अंडे मुर्गी महंगी हो रही है और ऊपर गाड़ियों की सेल बढ़ रही है। जरा बैलेंस देखें, जो गुर्बत बढ़ रही है ऊपर खुशहाली आती जा रही है, उस पर हमारी हुकूमत कह रही है पासन बड़ा अच्छा हो गया। अब कल मैं आपसे भी शेयर कर रहा था फरहन नसीम। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, इमरान खान काम तो उसने कहा है कि ये ओन वाला सिलसिला बंद होगा और वो पाबंदी लगाने लगे हैं कि जनाब 2 महीने से ज़्यादा गाड़ी जो है आप होल्ड नहीं कर सकते, वरना आपको टैक्स देना पड़ेगा जो मंगवाने वाला है। ये जो खान साहब भट्टी साहब भी 100 दफ़ा स्टोरी कर चुके हैं, ये इन लोगों की तो डकैती बंद करें। ये जो गाड़ियों के सिलसिले में करते हैं 6-6 महीने, ये जो कौन है भट्टी साहब, मोटर डीलर जो है या मोटर बनाने वाले, हर गाड़ी कल्टस पे 3 लाख होना और ब्लैक अप टू 10। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, ये तो खुली किताबें हैं, आप तो मेहरबानी करें, हमें पता है आप तो हिस्सा मांगते थे, आप तो इसे लेने वाले नहीं। बदामी साहब वाला मासूम सवाल है, अगर इन्होंने ओन वालों को पकड़ा तो उनकी जेब में भी 10-15 MNA तो नहीं निकलाएंगे यार? 50 निकले। जब आप बड़े मकसद के लिए जदोजहद करते हैं तो छोटे मोटे चीजों की परवाह नहीं करते। आपका मकसद बड़ा होना, फिर आप रास्ता भी दलेरी से तयन करते हैं। काजी साहब, इमरान खान साहब को उंगली टेढ़ी करनी होगी, ये लगड़ बगड़ फ्राडिये बड़े मजबूत है। भट्टी साहब जो हुक्मरानों के दोस्त है वो गाड़ियां बाहर से खरीद रहे हैं 6-7 हज़ार, उन्होंने आने से पहले 3 लाख उन्होंने बढ़ा दिया उन, मतलब और सुनने को 6-7 लाख तक कह रहा हूँ क्रॉस दी बोर्ड। एक और गाड़ी आई है, मैं नाम नहीं लेता उसका, एक और गाड़ी आई है जिसने वादा किया था कि यहाँ पर उसके, ये चीन से आई है और कंपनियां बाहर की हैं, और उसे उन्होंने कहा था यहाँ हम फैक्ट्री लगाएंगे, नंबर 2 उसके पार्ट्स भी लेके आएंगे। अच्छा। कल जो रिपोर्ट छपी है, जो कायमा कमेटी के सामने उनको मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का कुछ एक्टिव गया है उसके पास, ताकतवर दोस्तों इनके दोस्त हैं, बड़े दोस्त हैं, उन्होंने यहाँ मंगवाई हैं, उन्होंने कहा ना इनके पार्ट्स आ रहे हैं ना ये आ रहे हैं। और दूसरी बात, जो गाड़ियाँ यहाँ बन रही हैं वो टके की भी नहीं है यहाँ पे। वहाँ से बाहर से अगर आप 5 साल 7 साल पुरानी गाड़ी मंगवाएं, जो इन्होंने बैन करवा दी है, यहाँ के आपके लोकल माफिया ने बैन करवा दी है वो गाड़ियाँ, क्योंकि अगर उनके साथ इनका कंपटीशन हो तो प्राइस भी नीचे आए और आपकी गाड़ी की जो है वो परफॉर्मेंस भी बेहतर हो और उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो। अच्छा, चिकन का भी सुन ले, वो सुना अफगानिस्तान स्मगलिंग हो रहा था, हम लोग मुझे कुछ नहीं पता। अगर किसी आम शहरी के लिए अच्छी खबर है तो मुझे बताएं, मैं तारीफ करना चाह रहा हूं। उसके तो वो कहते हैं सुकून तो कब्र में है, वो तो बाकी कह चुके अगर चंद खानदान खरबपति हो रहे हैं तो भाड़ में जाएं, मुझे इससे परवाह नहीं। भट्टी साहब, जिस वक्त कारोबार करने वाले लोग सियासत को कारोबार बन के करते रहेंगे और वो हुकूमत में रहेंगे, वो अपने प्रॉफिट बढ़ाएंगे। अच्छा काजी साहब, एक सवाल आपसे, देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब फिनांस मिनिस्टर रहे नवाज शरीफ वही थे, उन्होंने एक अहम शख्सियत को कहा हमने इस मुल्क को तबाह कर दिया 18 के इलेक्शन में, अल्लाह करे हमारी हुकूमत ना आए, ये मुल्क नहीं चलना। उनका अपना प्रॉफिट 4 गुना बढ़ गया, इनके पास क्या गिद्दड़ सिंगी है? थोड़ी सी हमारी भी तो रहनुमाई करें। साहब, आपने एक बात कही थी और मैं आपकी बात को दोहरा देता हूँ। इस मुल्क में 2 मेशतें हैं, एक मिफ्ता के तबके की है, एक मेरी और आपकी है। ये दोनों इकट्ठी ऊपर नहीं जा सकती, इनमें से इनकी ऊपर जाएगी तो हमारी नीचे जाएगी और हमारी ऊपर जाएगी तो इनकी नीचे जाएगी। आपने कहा था ना कि रियासत, मैं आपकी बात याद, रियासत की मैशियत के बताया ना, ये टैक्स शॉर्टफॉल का क्या करेंगे? ये जो 780 रुपए शॉर्टफॉल इसलिए ठीक नहीं हो सकती, वो आप लेके आए थे ना, वो जो बहुत बड़े टैक्स लायर थे, आप लेके आए थे। मैं आज भी कहता हूँ कि डॉक्टर इकराम उल हक की 1-2 घंटे गुफ्तगू हुई थी, हफीज क्या नाम था, हफीज शेख जो चला गया। आज भी अगर ये 10% टैक्स लगा दें एन ब्लॉक और ये बीच में से निकालें जो फ्राडिये जो बिठाए हुए हैं बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो माल तो पता नहीं, तो मामला ठीक हो सकते हैं। मगर आखिर में बात वही, हु विल बेल दी कैट, यही मामला है। और फिर किसी को तो करना होगा, ये नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, या फिर अवाम अपना हक मांगेंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।